बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम CTHN में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड भी आपका अच्छा गुजरा होगा। लेकिन कुछ अपने वीकेंड की बात करें तो दिल बहुत ज़्यादा अफसोसा है। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, चैनल 5 की रिपोर्टर जिस तरह से इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई, यकीन माने अल्फाज नहीं है किस तरह से बयान किए जाएं। वो मनाजिर देखे नहीं जा रहे, किस तरह से अपनी ड्यूटी मेहनत से लगन से सर अंजाम देते अपनी जान की बाजी वो हार गई। सवाल ये पैदा होता है कि ज़िंदगी तो उसी तरह से चल रही है, सब लोग अपने काम पर आए, दोबारा काम भी कर रहे हैं, इजहार अफसोस भी कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम उस घर में इस वक्त जो बच्चों की कैफियत है, जिन बच्चों की माँ गई, ये नहीं बयान किया जा सकता। हम आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक दिन। आज का बयान आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में और जिस समाज में रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का ख़्याल रखें। ये ज़िम्मेदारी फ़कत रियासत की या हुकूमत की नहीं होती, बल्कि हर फ़र्द की और हर शख्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जितनी भी इस्तिताअत और जितनी भी ताकत रखता है वो अपने माशरे का ख़्याल रखे। इसी को हम भाईचारा कहते हैं। यानी भाईचारे से मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि मर्दों का ही ख्याल रखना है, बल्कि भाईचारे से मुराद ये होता है कि माशरे में कोई भी सिन्फ़ है, मर्द है, औरत है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, किसी भी तकलीफ़ में है और किसी भी मुसीबत में है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। आप देखिए कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में कुरान मजीद इन्नमल मुअमिनूना इख्वा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। यानी इस तरह भाई है कि उसकी इज़्ज़त मुसलमान भाई की इज़्ज़त होती है, और इसी तरह उसका माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद, सब कुछ उसके लिए भी इसी तरह काबिल एहतराम है कि जिस तरह उसका अपना माल और अपनी औलाद और अपना सब कुछ होता है। तो ये बात तो सिर्फ़ मुसलमान तक हो गई, लेकिन इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है कि आपके माशरे में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो गैर मुस्लिमों का भी हक़ इसी तरह हम पर होता है जिस तरह एक मुसलमान का हक़ होता है, इसलिए कि वो भी इंसान है और इंसान ही की दर हकीकत कद्र है, मंज़लत है और उसकी इज़्ज़त है। वलक़द कररमना बनी आदम, कुरान पाक कहता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया, तकरीम वाला हमने बनाया है। तो इसलिए किसी इंसान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई अपना भाई, अपने माशरे में रहने वाला और अपने समाज का कोई फ़र्द अगर किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने भाई का ख्याल करें, इसलिए कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा। कोई शख्स भी कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। यानी अगर एक शख्स के पास पैसा है तो वो अपने पैसे से माशरे की खिदमत करता है, अगर किसी के पास इल्म है तो वो अपने इल्म से खिदमत करता है, अगर किसी के पास वक्त है तो वो अपना वक्त देकर माशरे और समाज के रहने वालों की खिदमत करता है। तो ये जो भाईचारा है, ये दर हकीकत मदद का नाम है, ताउन का नाम है। यानी आप अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने हमसाए की, अपने दोस्त की, बुज़ुर्गों की आप मदद करते हैं। अगर कोई नेकी का और अच्छाई का काम करना चाहता है तो आप उसका ताउन करते हैं। अगर किसी को अपनी ज़ात के लिए भी मदद और ताउन की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिए कि दुनिया में इसका अज्र इंसान को मिलता है, लोग इंसान की इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं और नेकनामी इंसान कमाता है। लेकिन एक शख्स की, एक इंसान की मदद और ताउन और उसको किसी मुसीबत और तकलीफ़ से बाहर निकालना, इसका खुदा के यहाँ बड़ा अज्र है और बड़ा सवाब है। अच्छा जी, ये तो था आज का बयान जो कि आपके साथ शेयर किया। ख़बरों की तरफ आएंगे। हमारी आज की जो पहली खबर है उसकी तरफ
चलना है हमने। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, खबर जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, निजी चैनल की खातून रिपोर्टर कंटेनर तले आकर जाम बहक हो गई। लॉन्ग मार्च के दौरान ये हादसा पेश आया। शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब, आपने तो फील्ड में उनको काम करते भी देखा होगा। मैं सिर्फ अफसोस ये है कि यहाँ पर इजहार अफसोस किया गया, कुछ रकम का ऐलान कर दिया गया और हमारे यहाँ एक ज़िंदगी की सिर्फ़ और सिर्फ ये कदर है। बंदा चला गया, बहुत सारे लोग, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं कल ये सोच रही थी कि उनकी ज़िंदगी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद पैसे हैं जिनका ऐलान कर दिया जाता है। कुछ मनाज़िर पहले आपके साथ शेयर करेंगे। ये एहतजाज, ये जलसे जुलूस, ये लॉन्ग मार्च, ये सब चीज़ें कवर करने जो सहाफ़ी बहन भाई हमारे फील्ड में निकलते हैं, सबसे पहले तो उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करना। और फिर ये खातून जो कि अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी, अपने घर का दाल दलिया चला रही थी, इनके जाने के बाद ये जो चंद पैसों के ऐलान किया गया है, क्या ये उस ज़िंदगी का नेमुल बदल है? क्या हमारे ये तमाम सहाफ़ी भाई बहन जो अपनी, मैं तो यही कहूँगी, आप अपनी ज़िंदगी हथेली पर रख कर फील्ड में चले जाते हैं, किसी को ये नहीं पता कि अगले ही पल वो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में वापस भी जाएगा या नहीं, कोई हादसा पेश आ जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। शायद से सिप्रा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और बिलखसूस उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। बात यह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया है कि सहाफ़ी हज़रात, हम लोग भी चूँकि फ़ील्ड के रिपोर्टर्स हैं, हम लोग भी इसी तरह के कई इवेंट्स कर चुके हैं, कवर भी करते हैं जहाँ आंसू गैस भी होती है, जहाँ फायरिंग भी होती है, और माजी में कोई लाहौर में ऐसे बड़े इवेंट्स हुए हैं जो कवर किए हैं। होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो, उसको मुश्किलात होती हैं जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर दूसरा रुख देखा जाए तो ये सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं कि वहाँ पे जो एक्चुअल हो रहा है वो रिपोर्ट करे, ताकि स्क्रीन पे जो घर बैठे लोग हैं। माने कुछ वाक़यात तो ऐसे बड़े बड़े हुए कि सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे रिपोर्टर फील्ड में हैं और उस वक्त स्टूडियो में बैठे दुआएं हम अपने लोगों की ज़िंदगी के लिए भी मांग रहे होते हैं। तो आप, मैं दूसरे पार्ट पे देख रही हूँ कि ऑल्टरनेट क्या है, कोई तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन भी है यहाँ पर कि इतने इनके लॉन्ग मार्च की कवरेज हो रही है, इनके ये सियासतदान, ये जो मुल्क के करता धरता हैं, इन सब लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, बाद में क्या है? कुछ भी देखिए, कुछ नहीं होता। आपने ठीक कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऐलान किया गया है, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी ऐलान किया और उसके बाद उनके बेटे की जानिब से एक और ट्वीट आया कि हमने उनकी जो इमदादी रकम है उसको बढ़ा दिया है, शायद 25 से 50 कर दिया है। तो बात यह है कि इंसानी ज़िंदगी जब चली जाती है उसकी कोई कीमत नहीं है। आप करोड़ों रुपए लगा लें, लाख रुपए उसकी कीमत लगा लें, इंसानी ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं। जो आपने कहा कि अगर वो फील्ड में है, अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो उसका सद्देबाब किस तरह हो सकता है। जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया कि हम लोग जब फील्ड में होते हैं, आप लोग स्टूडियोज़ में होते हैं, तो आपको याद होगा कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उनके मैसेजेस और पैगाम हमें मिल रहे होते हैं कि सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी है, उसके बाद हमने उनको जाना है। तो ये होता है, हर इदारे की तरफ से होता है और होना भी चाहिए। जो वहाँ पे खड़ा बंदा है, अगर मैं हूँ, दुरन है, कोई भी है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ अपना पहले होता है। जो आपने कहा कि सियासतदान वो बेदरर होते हैं, वो संग दिल होते हैं। आपने कल रात में वीडियोज़ देखी हैं, वो आधा घंटा और चलना था धरना, घंटा और तकरीर होनी थी, उसके बाद उसने ख़त्म ही होना था, लेकिन उन्होंने इस मौत पे रख के उन्होंने अपना वो शो ख़त्म किया और हम नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। मुझे ये बताएं कि अभी जनाब बड़ी हुई है कि आप उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने उनके घरों में पहुँचे हुए हैं और उनसे सुलहनामे और हादसाती रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, उस पर दस्तखत करवा रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इंसानी ज़िंदगी की कदर ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो साफ़ी है, चाहे आम शहरी है। ये देखें, वो आज सुबह निकली, वो सारा दिन कवरेज की, उसके बाद जब वो जलसा ख़त्म होना था तो लाहौर उसकी वापसी होनी थी अपने बच्चों की तरफ, लेकिन वो इस दार फ़ानी से कूच कर गई। अपनी साफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए वो शहीद होगी। हमें तो शहादत का रुतबा उन्हें देना चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए। और कुछ वीडियोज़ आई हैं, अब उसमें कितनी हकीकत है कि वो कंटेनर के साथ भाग रही हैं। अच्छा, फिर ये भी अलमिया है हमारे सियासतदानों का और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको शायद बुरा भी लगेगा
कि वो मनपसंद सहाफ़ियों को कंटेनर पर चढ़ने की भी इजाज़त होती है, मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ करने की भी इजाज़त होती है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके जो गार्ड्स खड़े होते हैं, उनको मालूम होता है कि किस सहाफ़ी को आने देना है, किस कैमरामैन को इजाज़त देनी है, किस चैनल के सहाफ़ी को किस तरह का प्रोटोकॉल देना है और किस तरह उससे कवरेज करवानी है। तो जब ये लोग इन चीज़ों से निकलेंगे, ये हमारी भी गलतियाँ हैं, हमें भी इन चीज़ों से सीखना है कि अगर वो नहीं चाह रहे, सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना ना, हमारे सहाफ़ी के अंदर वो जो एक जज्बा होता है कि मैं सबसे पहले खबर ब्रेक करूं, मैं सबसे पहले इंटरव्यू करूं, मैं स्क्रीन पे आ जाऊं, मैं कोई एक्सक्लूसिव कोई इस तरह का क्वेश्चन कर लूं जिससे कोई एक अच्छी खबर बन जाए, ये हर सहाफ़ी का ये होता है फील्ड में। और इतना बड़ा जब शो चल रहा हो, इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई अच्छा इंटरव्यू हो जाए तो वो स्क्रीन पे आ जाए तो वो उसके क्रेडिट पे होता है। ये बेचारी भी वही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मैं इमरान खान साहब के पास पहुंच जाऊं, उनके कंटेनर पर पहुंच जाऊं और उनका इंटरव्यू कर लूं, कोई अच्छी खबर मिल जाए। देखें, सारा दिन की मेहनत तो उस वक्त होनी थी जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू होकर उसकी स्क्रीन पर चल जाना था, उसका सारा काम पूरा हो जाना था। अदरवाइज तो सारा दिन मजमा लगा रहा, लोग आते रहे, कहीं नारेबाजी होती रही, कुछ चलता रहा सारा दिन। जिस तरह कंटेनर के साथ उनको दौड़ते देखा है, मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत को सलाम के मर्द सहाफ़ी जो हैं इस तरह से काम फील्ड में जाके करते हैं, जिस तरह से वो काम करें ना। ख़वातीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान, और उनको ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाती, और उसके साथ उनके मसाइल बड़े ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी ये धरना दिए जमात आजकल लॉन्ग मार्च कर रही है, इनकी तो बेहिसी वैसे ही मशहूर है, सियासतदान इनके बेहिस है। और जिस तरह से सिपरे ने बात की है बहुत अच्छी, कि अभी तदफीन तो हो लेने देना, आपको अपने लीडर पे क्या बचाने की आ गई है, कौन उन पे FIR कटवाने जा रहा था, कौन उन पे पर्चा दे रहा था, भाई बताए ना, आपको इतना खौफ व ख़तर क्यों हो गया। और वहाँ पे जो हमारे सीनियर साथी हैं, एक दो हमारी बात जिनसे हुई है, उनका ये कहना था कि ये बेचारी 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट की इसने कि जी मेरा इंटरव्यू करवा दें। इसने ऊपर जो भी वाकफियत जिन जिन सियासतदानों से, जिसमें नाम यास्मीन राशिद साहबा का लिया जा रहा है, मियां असलम इकबाल साहब का लिया जा रहा है, कि उनको उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो है वो सिरे नहीं चढ़ी, और 2 किलोमीटर तक ये एफर्ट थी। 2 किलोमीटर के बाद ज़िंदगी की आखिर दौड़ हार गई। तो बात यही है कि आप ट्रीट करें इक्वली। अगर आप समझते हैं कि सहाफ़ी आपके बाजू हैं और आप उनकी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप फिर सबको इक्वली ट्रीट करें ना। आप मत देखें कौन सा साहिब हैसियत रिपोर्टर है, सहाफ़ी है, उसको जगह देनी है, कौन सा एंकर है उसको प्रोटोकॉल देना है, कौन सा चैनल उनके हक में लिख रहा है तो उसको सर पे बिठा लेना है, अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसको धक्के दे देनी है। ये तो हमें फील्ड में सर जिनको सर पे बिठाया जाता है उनके तो पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू के अंदर देखे हैं जी। हम हमेशा ये कहते थे ना कि हमें धक्के भी पड़ते हैं, जिसके खिलाफ बात करें, जिससे सवाल करें, उसको नागवार भी गुजरता है, और हमें वहाँ पे बड़ी हज़ामत का और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। फील्ड रिपोर्टर्स कहते थे ना, आज आपने अमली तौर पे कल रात देख लिया जो तमाशा लगा, इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी चली जाए। आपके लिए इससे ज़्यादा धुतकारा जाना किसी भी सियासी जमात के लिए क्या होगा। बात एक छोटे चैनल के छोटे रिपोर्टर की नहीं है, बात एहसास की है। नहीं जी, फील्ड में काम करने वाला फिर ये नहीं जुड़ा नाम कि ये छोटा चैनल है, छोटा रिपोर्टर है, जो फील्ड में आके काम कर रहा है, फिर सब बराबर। आज आपने भी एहसास किया ना, आज आपने भी प्रोग्राम का ये सबसे मेजर चंक जो है पहला अपना हिस्सा रखा है ना। अगर आप एहसास ना करते तो आपके लिए खबर ही थी ना, 2 मिनट डिस्कस की और निकल गए। लेकिन किसी भी सहाफ़ी को जो दर्द आप लोगों ने फील किया है, हमारी मैनेजमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने फील किया है, ये समझना चाहिए ये कल को किसी के साथ और भी हो सकता है। और इस तरह के जो सियासी मैं उनके लिए कोई वर्ड कहना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कहूँगा, फिर किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन इस तरह के जो सियासी शोधापन के शिकार जो हमारे लीडर्स हैं, मैं कहता हूँ कि उनसे फिर हमें माजरत ही करनी चाहिए और उनसे दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी तो उस वक्त हमारी इनको ज़रूरत नहीं थी। 2 चांद जो उनके अपने पसंदीदा लोग थे उनकी ज़रूरत थी, अदरवाइज वो मीडिया को कहते थे कि ज़रूरत नहीं है। और एक नई टर्म से इजाद की गई प्रेस खिताब, जो कि कभी नहीं होता था। प्रेस टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो समझ आती, प्रेस खिताब हमने पहली दफ़ा इनकी हुकूमत में सुना। अच्छा, अब जब उनका लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अगर पैमरा ने कोई हदायत जारी की है न्यूज़ चैनल्स को, तो अब उनकी चीखें चेक करें। भाई आप करें लॉन्ग मार्च, अगर आपको मीडिया लाइव नहीं दिखा रहा, पैमरा उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सॉरी, अगर वो रोक रही है तो उन्होंने रुकना है। आप उस तरफ भी जाते हैं। मैं जब ये रात खबर देखी है, ये खातून जब इलेक्शन था हमारा प्रेस क्लब का, तो ये गवर्निंग बॉडी की उस वक्त लड़ रही थी इलेक्शन, सादिया खान जो है वो गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ रही थी, तो ये मुसलसल कैंपेन पे होती थी, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए आती थी। मतलब सियासी तौर पर भी उनका मुतारिक होना, उनके काम को भी देखना, वो भी मुतारिक होना। बात ये होती है कि हम छोटे या बड़े इदारे की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं
कि एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है, उसके हाथ में कलम है, जब वो अपने घर से निकला है, अपने दफ्तर से निकला है, फील्ड में आ गया है और इतने बड़े इवेंट की कवरेज कर रहा है, आप मुनाफकत की इंतहा देखें कि एक एंकर पर्सन जो है बैरून मुल्क में उसके साथ कोई हो जाए तो उसको शहादत का रुतबा देते हैं, यहाँ कंटेनर के नीचे अगर खातून आ जाए तो उसको हम जहाँ बहक लिखते हैं। सही कह ये देखें, ये चैनल, अच्छा है। वहाँ पे अरशद शरीफ का कुछ हो जाए तो उसको इतनी बड़ा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि पूरी दुनिया में सहाफ़ती जो है उन सहाफ़त के साथ ये हो गया और जुल्म हो गया, वो हम उसका भी अफसोस का इजहार करते हैं, उनकी फैमिली के साथ भी हमें ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन ये भी खातून थी, इस खातून के भी घर में बच्चे हैं, उसका भी खामद है, उसकी भी फैमिली है, हमें उसके साथ भी ताज़ियत करनी है। और फ़राइज़ अंजाम देते हुए अगर उसकी जान गई है तो शहादत का ही रुतबा पाया, हमें उसे शहादत ही, शहीद ही कहना और चाहिए। बिलाशुबा हम बड़े चैनल्स के जो रिपोर्टर्स और एंकर्स की कवरेज कर रहे हैं कि उनके साथ ये वाकया पेश आ गया, बड़ा छोटा क्या है, क्या किसी बड़े चैनल है ना, जिंदगी की कीमत बड़े होनी चैनल चाहिए। का रिपोर्टर क्या इस तरह दौड़ा था, इस तरह मेहनत कर रहा था। खैर हमने भी फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा याद कराया शायद सिप्रा साहब ने, प्रेस क्लब ये सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, इसका इसमें रोल क्या होता है, ये किस तरह सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन और उनकी आवाज़ के लिए काम करती है, इस पर मैंने बात करनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाम सुना है जी, सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है प्रेस क्लब, मैं खुद भी प्रेस क्लब की मेंबर हूँ। दुर्रे नायाब, क्या फ़ायदा है इस मेंबरशिप का और क्यों? देखिए बड़े फ़ायदे हैं, जिस तरह सिप्रा साहब ने पहले रोशनी डाली थी, मैं उसको एक्सटेंड करूँगा कि जब कोई ऐसा हादसा हो जाए फ़ौरन सियासतदानों के दरमियान पैचअप कराएं, अच्छा ठीक है, दरमियान में मीडिएटर का किरदार अदा करें और फौरी तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए खड़े हो जाए, और जब वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके तय हो रहे हों तो प्रेशराइज़ करें जो लवाहिकीन होते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी मेरा रोल है ना, ये हर गैरतमंद बंदा तो नहीं कर सकता। फिर तो मैं ये कहूँगी कि हमारी तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है सिप्रा साहब, तो हम दूसरों को क्या कहें, यहाँ तो सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखें शायद बुरा लग जाएगा हमारे लीडर्स जो हैं प्रेस क्लब के, लेकिन मैं तो बात कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है पैसे इमदादी, तो उसके बाद कहा जाता है कि हम प्रेस क्लब के सदर साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कोशिश करके उनको जो है इमदादी रकम का ऐलान करवाया। भाई ये तो गवर्नमेंट हमेशा ऐलान करती है, अगर खुदा न खास्ता कोई और हादसा हो उसमें भी करती है, लेकिन आप देखें इनके एहसास का आलम देखें कि इस लेवल तक जा चुके हैं कि एक ज़िंदगी चली गई, लेकिन वो जो इमदादी रकम का ऐलान किया जा रहा है उसका क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं। फिर दूसरी बात, एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर आई हुई जिसमें मियां असलम इकबाल साहब बैठे हैं, उनके अतराफ़ में जो लोग बैठे हैं आज वो प्रेस क्लब पर वो सदारत की कुर्सी पर हैं। मुझे ये बताएं कि वही बात कि तदफीन भी नहीं हुई, जनाजा भी नहीं हुआ, अभी एक रात गुजरी नहीं, तो आप लोग जाके बैठे अंगूठे लगवा रहे हैं और वीडियो की डिस्कशन सुने। मैं क्यों सपोर्ट करने के लिए जाऊं फिर प्रेस क्लब के लिए? प्रेस क्लब कहाँ खड़ा? देखें अगर कर रहे हैं इस दिन के लिए प्रेस क्लब एक रात तो खड़ा होता। हाँ। कि एक खातून जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गई और कंटेनर के नीचे आ गई, प्रेस क्लब कम से कम चंद घंटे तो खड़ा होता, लेकिन प्रेस क्लब चंद घंटे खड़ा नहीं हुआ। प्रेस क्लब ने इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि 25 लाख नहीं 50 लाख देना है, इसलिए हम उसका क्रेडिट आजम चौधरी को। हालांकि कौन सी सियासत है? प्राइम मिनिस्टर पहले 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर उनको किसी ने इतला दी होगी, उन्होंने चले पॉलिटिकल माइलेज भी दी, मान लिया भाई, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ट्वीट भी किया, ट्वीट करने के बाद इमदादी रकम का जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर किस चीज़ की जरूरत थी? इंसाफ की जरूरत थी ना, इंसाफ की जरूरत थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी, उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत थी। उनको वो इंसाफ चाहिए था जो बरादरी की जानिब से मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। हमने मीडिएशन तो नहीं करनी ना, हर जगह मीडिएशन करना हमारा काम तो नहीं है कि हम जहाँ भी खड़े हो जाए वहाँ पे हम ये दरमियान में जो है मामला तय कराने लग पड़े। मामला तय कराना हमारा काम नहीं। हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान तमाम ऐलान, तमाम माली अखराजात चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो शहबाज शरीफ साहब वो कर चुके थे। इसके बाद किसी भी सियासी जमात का, हमारी सहाफ़ती तंजीम का इस तरह से हमारा तो हाल अब ये हो गया कि हम गिद्धों का कोई किरदार अदा करते हैं। जिस तरह मरने के बाद मुर्दार का गोश्त नोचा जाता है ना, हम लोग झपटते हैं उस तरह से लाशों पे, और उसके बाद हम जो सियासत करते हैं, जो पॉइंट गेन करते हैं, जो माइलेज लेते हैं, वो अफसोसनाक है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप ही तरह के बहुत सारे सहाफ़ी, आप लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 साल फील्ड में हो गए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों की कामयाबी का सफ़र जारी रखे, आप आगे भी इस तरह से मेहनत करते रहें। फिर कोई जामिन नहीं है इसका कि आपको सपोर्ट करना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की फैमिली पे कोई मुश्किल वक्त आया
या किसी के लिए कोई परेशानी बनी तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा, ये तो बात वाज़ेह है। प्रेस क्लब कम से कम नहीं खड़ा होता। इनफरादी तौर पे अगर कोई किसी के साथ खड़ा हो जाए, ईद पे, खुशी पे, गमी पे अगर कोई खड़ा हो जाए तो उस तरह की कुछ मिसालें नज़र आती हैं। चंद लोग हैं जो इनफरादी तौर पे करते हैं, लेकिन प्रेस क्लब नहीं करते। हाँ, और प्रेस क्लब की बॉडी की हैसियत से हम लोग कहें, जिनको हम हर साल इलेक्शन होता है और अभी दिसंबर में फिर इलेक्शन अनाउंस होगा, फिर हम लोग जाके वोट देंगे, उसमें कुछ भी नहीं होता, जाने वाला चला जाता है। आप देखिएगा, एक ताज़ियती रेफरेंस होगा, उसमें सीएम साहब को बुला लेंगे, तकारीर हो जाएंगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, कुछ नहीं होता। देखिए बॉडी का क्या आपको प्रोटेक्शन, और उसके बाद खुदा न खासा मुश्किल वक्त है तो है। हमारे बहुत सारे साफ़ी भाई जो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए हैं, प्रेस क्लब उनका साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जो आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं, जो आज भी उनके बच्चों की कफालत का जिन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है, जो आज भी उनके ख़ानदान की कफालत उठा रखी है। बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन आज भी उनकी तनख्वाहें उसी तरह जा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन आप प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं, प्रेस क्लब कभी भी खड़ा नहीं होता। हाँ, सियासी तौर पे उन्होंने कुछ करना है, जहाँ उनको सियासी फ़ायदा होगा, जहाँ वो नज़र आएंगे, तो वो आपकी रात वाले वीडियोस देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शायद हमारे लीडर्स को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर सूबाई वज़ीर वहाँ थे, वो दस्तखत करवा रहे थे, वो अंगूठे लगवा रहे थे, इनको वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि चंद घंटे रुक जाएँ, अभी तदफीन हो लेने दे, अभी तो जनाजा हो रहा है, तो आप लोग अंगूठे लगवा के किस बात की सुलह करवा रहे, डर किस बात का था? सही कहा। और ये लीडर्स वहाँ मौजूद थे, क्या फायदा हुआ ऐसे लीडरशिप का? क्या फायदा हुआ हमने जो हर साल वोट देना है? हम इसलिए वोट देते हैं, मैं तो यही कह रही हूं ना, इसलिए वोट देते हैं ना कि एक चेहरे को गंदा किया जाता है साल भर, फिर सारे सहाफ़ी जो है वो उनकी बातों में आके अगले चेहरे को वोट देते हैं, फिर अगला चेहरा जो गुल खिलाता है, फिर उसके बाद अगला चेहरा भी गुल खिलाएगा। लेकिन हमें अपनी सफ़ों में इकट्ठा होना चाहिए, हमें एक हद बंदी रखनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम अपने साथियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ है, जिस पे अमल पैरा होगा। और उस इंसाफ को अगर ये सहाफ़ी बरादरी इकट्ठा नहीं लेके चलेगी तो फिर ये खुला तजाद ऐसे ही रहेगा कि कोई कंटेनर के पीछे भागता अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा और कोई पसंदीदगी की बुनियाद पर उसी कंटेनर में बैठा पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करा लेगा। इसके लिए जरूरी है कि अपने देखें, आखिरी बात एक एंकर के साथ हुआ और इन लोगों ने मुजाहिरा किया बैनर्स उठा के, एक खातून रिपोर्टर कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई और ये लोग उनके साथ सुलह सफाइयां करवा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सो क्या कहा जा सकता है, हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद करे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद कहेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं जी। प्रोग्राम में ब्रेकडाउन से बचने के लिए बरकी लाइनों की सफाई, घंटों बिजली गायब, शहरी ख्वार। लो जी, हमेशा ये सुनते हैं कि जी आपको मौसम सरमा में ख़ास तौर पर कि बरकी लाइनों पर काम किया जा रहा है ताकि आगे जाकर मसाइल से बचा जाए, और जब मौसम तब्दील होता है तो मसाइल जूं के तुम होते हैं। जी शाहिद फकरा साहब। देखें, मौसम सरमा में जब आपका स्मोग और उसके बाद धुंध है, इसके ब्रेक डाउन आपने देखे भी हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा विंटर नहीं गुजरा जिसमें कहीं ना कहीं जाकर हमें एक बड़े ब्रेक डाउन का सामना नहीं रहा। और हो सकता है कि अभी जिस तरह स्मोग की सूरत हाल है, अभी नवंबर शुरू होने वाला है तो इसमें भी ये हालात हैं, तो ये जाके जनवरी का फर्स्ट वीक और दिसंबर के लास्ट वीक में क्या हालात होंगे उस वक्त इसका इफेक्ट तो आता है, ये हम कहें कि नहीं आता। अब इसकी प्रोटेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की है। हमारे लाहौर में जो उनके सर्किट्स हैं वो उनको सफाई का वो काम कर रहे हैं। डिस्क इंसुलेटर्स पे बेसिकली जो आपकी गर्द बैठती है और उसके बाद जब उस पर धुंध पड़ती है तो एक वो जो आपका फील्ड बनता है वो स्ट्रिपिंग का बाइस बनता है। अब क्या कर रहे हैं कि भारी मशीनरी के साथ वो इंसुलेटर्स जो हैं उनको वॉश कर रहे हैं, उसके बाद बरकी लाइनों को वॉश कर रहे हैं। उसके साथ अगर कोई इंसुलेटर अगर ख़राब है, उतनी देर के लिए लाइट बंद रखते हैं? नहीं, आप उसको लाइव लाइन पे कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो लाइन मैन इसको काम कर रहा है उसके पास जैकेट है, उसका यूनिफॉर्म है अपना, वो उस पर कर सकता है। अगर बंद करते तो फिर आपका शहर बंद होता है। काला शाह काकू से बंद रोड जो आ रहा है, बंद रोड के बाद हमारे लाहौर में बिजली एंटर हो रही है, उसको इन्होंने साफ़ किया। उसके बाद रावी से लेके शालामार जो सर्किट आ रहा है, शालामार सर्किट रावी दोनों हमें फीड करते हैं। उसके साथ न्यू कोट लखपत हमारे ये साथ है, ये सर्किट है, इसकी सफाई की है। NTDC तो अपने जो सर्किट्स हैं उन पे इंतजाम कर रहा है,
उसके बाद हमारे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का 132 का सिस्टम है, उसमें भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसमें भी इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, उसमें भी बरकी लाइनों में ट्रिपिंग हो सकती है, लेकिन अभी तक लेस्को की सतह पर यह काम नहीं शुरू हुआ। मेरे ख्याल में अगर NTDC जिस पे हमेशा मलबा डाला जाता है कि उनकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ है, तो अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि लाहौर शहर को बचाने के लिए बिलखसूस वो भी तरजीही बुनियादों पर इस काम को शुरू करें। अगर वो नहीं करते, NTDC अगर कर ले, अगर अपने लेस्को का सिस्टम अगर खुदा न खास्ता उसमें फॉल्ट आता है तो फिर भी बिजली का ब्रेक डाउन का वो बाइस बन सकता है, ग्रिड्स बंद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात की हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि चलें NTDC कबल अज़ वक्त ये काम कर रहा है, लेकिन जब ब्रेक डाउन होगा, अगर बिजली बंद होगी तो हम लोग यहाँ बैठ कर उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे होंगे कि आपने काम किया उसके बावजूद हो गया। तो अब देखते हैं कि अब नए हमारे MD हैं, उनको चार्ज संभाला हुआ है उन्होंने। अब उसके बाद नायाब आप तारीफ कर रहे हैं शायद सिप्रा साहब की बात को सेकंड करके। मैं तो जाहिर बात एक्सपर्ट है, सिप्रा अपनी फील्ड में एक माहिर है और इसकी बात को बड़ी संजीदा लेती है हमारी कौम। और आप जो ये बातें कर रहे हैं तो मैं खुद जाती तरह मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा पता नहीं क्यों हो, ख्वाब हो जाए, लेकिन अब लोग इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन इसने जो आखिर में क्वेश्चन छोड़ा है ना कि अगर लेस्को फिर भी काम नहीं करती और NTDC काम कर लेती है, लेस्को नहीं करती, तो बात तो फिर कुछ ऐसे वहीं खड़े हो जाएंगे, फॉल्ट आ जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने देखा है वाकई ये बात इसकी दुरुस्त है। मैं आ रहा था इस तरफ से रायविंद की साइड से, तो बड़ी जगहों पे 11 kV की तारों को भी सफाई काम और उनकी भी मेंटेनेंस का काम जारी है। सड़क उन्होंने एक साइड से बंद की हुई है और बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी के साथ बंदे लगे हुए हैं। अब वो अल्लाह जानता कि लेस्को के थे कि NTDC के थे, मैं उनको पहचान नहीं सका। काम तो शुरू हो गया है और मौसम भी उन्होंने अच्छा चूज़ किया है कि अगर कुछ थोड़ी ऊपर नीच हो जाती है तो ऐसा मौसम है कि इंसान 2-3-4 घंटे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बात वही है कि अगर साइमल्टेनियस दोनों काम आप इकट्ठे नहीं करेंगे, दोनों इदारे एक साथ काम नहीं चलाएंगे, फॉल्ट के जो 100% ख़त्म करने की तरफ नहीं जाएंगे, तो कल को फिर कोई बात हो सकती है। और आगे गर्मियाँ आ रही हैं और बिजली जिस तरह से महंगी होती जा रही है, जितने सारे आपके ऊपर बिजली के जो सही कहते हैं ना बिजली गिरना, वो बिजली गिरने वाले मामला हो रहे हैं, तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते आगे आने वाले दिनों में। और जितनी गर्मी एक्सपेक्टेड है आगे, अगर जून जुलाई की बात करें, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो 11 kV तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम है और NTDC के पास 220 है। ठीक है, वो हमारा बंद रोड है, वापडा टाउन है, इसके बाद न्यू कोट लखपत सर्किट है, उसके बाद रावी है, शालामार है, गाजी रोड सर्किट है, ये हमारे पास सर्किट्स हैं NTDC के। ये बड़ी लाइनें हैं 220 की लाइन। उसके बाद 132 का सारा सिस्टम हमारे शहर में मौजूद है, वो लेस्को की जिम्मेदारी। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा सिस्टम है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का, उनको की ज़रूरत है। लेकिन ब्रेक डाउन की हमेशा वजह NTDC का सिस्टम बना है और वो आपके कहीं सिंध वाली साइड पर जाके बनता है कि जहाँ धुंध ज़्यादा है या कुछ ऐसा होता है कि फॉल्ट आता है, वो रिवर्सिंग हुई, पावर हाउसेज उसने बंद करवा दिए और फ्रीक्वेंसी सिस्टम की डाउन हुई, ब्रेक डाउन का बाइस बन गई, बिजली बंद होती है। लेकिन लाहौर की सतह पर भी हमारे पास, हमने भी 1 अरब की मशीन खरीदी हुई है, हमने भी उसको खड़ा किया हुआ है। मेरे ख्याल में टाकी शाकी मार लेना, उस पर काम कर लेना चाहिए। अगर हमने जगा लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ब्रेक का आयशा कह रही है, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, लीड स्टोरी आज डेली सिटी 42 में जो छपी है जी, मैं आपको वो खबर बता दूं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट स्क्वायर पर काम शुरू, मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। अच्छा जी, वजीर आला ने लिबर्टी तक कलमा चौक तक CBD स्क्वायर का संगे बुनियाद रख दिया। 4 अरब 20 करोड़ लागत आएगी। लाहौर में 3 अजला बनाने का ऐलान किया गया है। इसके फीचर्स क्या हैं? इस मंसूबे से लाहौर की शक्ल किस तरह से तब्दील होगी, यहाँ के वासियों को क्या फ़ायदा होगा, कुछ इसकी चीज़ा खुसूसियात मैं दुरे नायाब से सबसे पहले पूछूंगी। इफ्तिताह तो कर दिया गया, मुकम्मल कब होगा ये बड़ा सवाल है जी। दुरे नायाब मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा एक और सवाल भी है कि वज़ीर आला ने लॉन्ग मार्च से बालातर होकर और लॉन्ग मार्च से लाताल्लुक होकर उनकी अपनी कारकर्दगी पे फोकस है। आप अपने आप को मसरूफ दिखा रहे हैं, कारकर्दगी पे फोकस है। हाँ। वो इस पे फोकस करना चाह रहे हैं, वो बड़े बड़े डिसीजंस कर रहे हैं। उनको नई गर्ज के लाहौर से लॉन्ग मार्च निकल के कहां से कहां जा रही है, और वो लॉन्ग मार्च की वजह से वो कितने कितने इंपॉर्टेंट अलाई है, लेकिन उनको इससे नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मनसूबा है। अब CBD में जिससे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपका वाटन एयरपोर्ट था, उसको कन्वर्ट किया बिजनेस हब में। बिजनेस हब में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने जा रहे हैं, स्काई स्कैपर्स बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर लाखों से लोगों की जो है डेली एंट्रेंस एग्जिट शो कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए रास्ते तो देने हैं ना आखिर। अब जहाँ पे पहले पुरानी नर्सरियाँ होती थी, आपको याद होगा कलमा चौक पे,
एग्जैक्टली ये वो मकाम है। आप माजरत के साथ मुझे इस टाइम बराह रास्त जाने का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त शहीद सहाफ़ी सदफ नईम के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और अल्लाह ताला उसके बच्चों को, उनके मियाँ को, सबको अल्लाह ताला सब्र दे। बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया जी। सब्र जमील की दुआ की गई है। डॉक्टर साहिबा की जानिब से मीडिया टॉक करी थी, उनके घर इज़हार अफसोस के लिए आई थी और मीडिया से गुफ्तगू करी थी। मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। दुरे ने आप कुछ कह। अच्छा, वहाँ पे जहाँ नर्सरीज होती थी वहाँ से अब ये 2 स्टेजेस अंडरपास बन रहे हैं। 2 स्टेजेस अंडरपास होते हैं ऊपर नीचे, यानी कि एक आप डबल डेकर अंडरपास कह सकते हैं। एक रास्ता जाने के लिए अंडरपास यूज़ होगा, उसी तरह एक रास्ता आने का होगा। अब इसका नक्शा ये है कि जो बंदा कलमा चौक से आएगा वो सीधा उस नर्सरी वाले रोड से अंडरपास पे मौजूद होगा। वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर वाटरन एयरपोर्ट के जो रनवे जहाँ से स्टार्ट होता था वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पे पार्किंग प्लाजा ज़ेरे ज़मीन भी और अपर फ्लोर भी वो वहाँ पे होगा। वहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा। उसके बाद अंदर पेडेस्टेरियन आपके बहुत सारे होंगे, शटल रूट्स होंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की तरफ जाने के लिए। उन पे बंदा चला जाएगा। इसी तरह गाड़ी में वापस बैठेगा, पार्किंग से निकलेगा और सेकंड स्टेज के अंडरपास से निकल के बाहर मेन बुलेवार्ड पर आ जाएगा। अब इसका सारा नक्शा बदलना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब दाखिल खारिज रास्ते से आप इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कल इसकी सारी वो वीडियोस दी थी, शायद आपके पास नहीं, अगर आप साथ दिखाते तो आपको अंदाज़ा होता कि जब आपने मेन बुलेवार्ड पर दोबारा चलना है, उसके बाद कलमा चौक की ट्रैफिक है, फिरोजपुर रोड से आने वाली ट्रैफिक गुलबर्ग की तरफ जाने वाली है, गुलबर्ग से दोबारा फिरोजपुर रोड को चढ़ने वाली है, या फिरोजपुर रोड से कलमा चौक से निकल के कसूर की तरफ जाने वाली है, इसी तरह बरकत मार्केट जो जाने वाली है। इसको कैटर करने के लिए क्या होगा, अब सारों की रीमॉडलिंग होगी। अच्छा। दोनों तरफ जो सर्विस लाइनें हैं वो मेन बुलेवार्ड में मर्ज हो जाएंगी। सही। और जो आपके अंडरपासेस हैं उसके अंदर, अंडरपासेस के अंदर तो ट्रैफिक सिर्फ इसको कैटर करेगी, ऊपर से आपकी सारी मूवमेंट फ्री निकलेंगी। इसके साथ एक और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो अभी हमें यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह करे वो बन जाए। इन्होंने कहा है कि जी हम इसको एक स्क्वायर में तब्दील करेंगे। ठीक है। जिस तरह टाइम स्क्वायर यूएसए में है, बड़ी बड़ी स्काई स्केपर्स के साथ बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हैं, कोई रौनक मेले हैं, तस्वीरें लगाने की बात है। तो मुझे वो सीईओ साहब कह रहे थे कि हम इसको ना टाइम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा सर ये मेहरबानी ना कीजिएगा। कहते क्यों? मैंने कहा जो रौनक मेले लिबर्टी में लगते हैं फिर ये आपके टाइम स्क्वायर में लगा करेंगे। तो हंसना शुरू हो गया। कहते नहीं, हम हैवी बिल्डिंग्स को, स्काई स्केपर्स को यूज करने जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ लाहौरियों को ख्वाब दिखाने लग गए। और ये जो अंदर पार्क है ना, मुझे आखिर मैं सॉरी आपकी बात, मुझे ये बताएं ये कब शुरू हुआ था? मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। नहीं, ये हो गया कल से स्टार्ट हो गया। कब शुरू हुआ था ये? तो मेरे ख्याल में जब पीटीआई आई थी इक़्तिदार में उस वक्त हो रहा था। मैं अच्छा, मैं फिर सियासी बात पे नहीं जाना चाहता था। ये एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का बेबी था और आहत चीमा साहब DG LDA थे और सबसे पहले उन्होंने ये प्रपोज किया था कि यहाँ पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हब होनी चाहिए जो सेंटर के अंदर होनी चाहिए कारोबारी मराकज़ के लिए। बड़ी कीमती लैंड है, इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, वहाँ से चला खैर जब इमरान खान साहब आए इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, इस पर तो बड़े पैसे आते नज़र आ रहे हैं और अरबों की खरबों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि बात पहले हो चुकी थी, इन्वेस्टर्स उनके साथ डील में आ चुके थे और बड़े बड़े जो उनके ओवरसीज़ वाले फॉरम्स हैं उस पर ये सारे फ्लोट हो चुके थे। लिहाजा वो आए, उन्होंने भी इंडोर्स किया, फिर वो चले गए। तो जिनकी हुकूमत थी उन्होंने तो इसको बनाना था। अब इसका कल संगे बुनियाद रखा गया और संगे बुनियाद रखा गया। मुझे आयशा वाइंड अप करने का कह रही है, मुकम्मल कब होगा? 1.5 साल का कायद ही हो जाएगा। पैसे हैं इनके पास, मजे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ हो जाएगा क्योंकि पैसे इनके पास मौजूद। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि सरकार से नहीं लेने इन्होंने पैसे। चलें जी, देखेंगे 1.5 साल का वक्त है, मुकम्मल वरना गुजरात चले जाने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि जी टैक्स कल्चर को आम करने की ज़रूरत है। किस तरह से आम किया जाए? आपकी बार बार देखते हैं जी डेट में एक्सटेंशन हो जाती है और वो इस तरह से होती है कि जो टारगेट होता है, जो रखा जाता है, वो अचीव नहीं किया जाता। टैक्स नेट में लोगों को लाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। हम इसके फ़ायदे कितने हैं बारहा आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप अपनी सैलरी में से अच्छी खासी अमाउंट कटवा रहे हैं तो आपका फाइलर होना कितना ज़रूरी है, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे समझ नहीं आती। तो कुछ चीज़ें आपके साथ आज शेयर भी करेंगे आज, क्योंकि लास्ट डेट है जी इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की। सो अगर आप नहीं करवाते तो इसका नुकसान आपको क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, और ये टैक्स कल्चर को आम कैसे करना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने कहा टैक्स कल्चर को आम करना है, कैसे पॉसिबल है?
सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्रास रूट लेवल से चीज़ें चलती हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। पूरी दुनिया में बच्चों को, छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं वहाँ स्कूलों में ये बताया जाता है कि आपकी टैक्स पेमेंट एक ड्यूटी है। जिस तरह से आपने अपने सोशल सेटअप में लाइफ गुजारनी है, इसी तरह वालिदैन के हकूक़ हैं, इसी तरह आपकी फ़ैमिली के हकूक़ हैं, दोस्तों के हकूक़ हैं, क्लास के बच्चों के, आपके क्लास फ़ेलोज़ के जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह ये भी एक आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स पेमेंट है हमने छोटे होते से ही उसको ग्रो होते एक चीज़ समझानी है। और पूरी दुनिया में इसको नेशनल टैक्स डे के हिसाब से, इंटरनेशनल टैक्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है मुख्तलिफ़ मुल्कों में। अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर यहाँ पे तमाम चीज़ें टारगेट ओरिएंटेड होती हैं और टेम्परेरी बेस्ड होती हैं। हम कोई भी पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म नहीं बनाते और शार्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, उनका रिज़ल्ट फिर इसी तरह का होता है जिस तरह के आज हम हालात का सामना है। टैक्स पेयर की तादाद कितनी है? 4 मिलियन के करीब है जो 2021 में लोगों ने रिटर्न फाइल की थी। और आपका 22 करोड़ का मुल्क है जिसमें से सिर्फ 40 लाख लोग जो हैं वो टैक्स के रोल पे हैं। और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फाइलर बनने के लिए नील का गोशवारा फाइल करते हैं, ज़ीरो का। कोई आमदन डिक्लेयर नहीं करते, कोई असासा डिक्लेयर नहीं करते। बेसिकली ये क्यों लोगों के अंदर ये खौफ है कि अगर उन्होंने अपनी आमदन, अपने असासा जा डिक्लेयर किए तो बस फिर मुझे इसके नुकसानात भी बता दें अगर कोई है, इसके फ़ायदे भी बता दें। अच्छा, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो ये है कि जो हमारा यहाँ का कल्चर है टैक्स का, हम उसको प्रमोट नहीं कर सके। हम अपने जो टैक्स पेयर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे सके कि वट एवर यू आर डिक्लेयरिंग, आज आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं हम आपका मानेंगे और आपको कल को पेनलाइज नहीं करेंगे, आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है। एक शख्स जो एक दफ़ा टैक्स रोल पे आ जाता है वो तो इनके पास फंस गया आके, और जो टैक्स नेट से बाहर है वो इंजॉय करता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बराबर में 2 शॉप्स खुलती हैं, एक टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उसके लिए तमाम कवानीन हैं, उसके लिए जुर्माने भी हैं, उसके लिए टैक्स की असेसमेंट्स भी हैं, उसके लिए रिकवरी भी उसके अकाउंट से है। जो साथ वाला है वो इन तमाम चीज़ों से मबरा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टैक्स मशीनरी है वो टैक्स के कल्चर को प्रमोट करने में नाकाम हो चुकी है। और दूसरा ये है कि हमने तमाम का तमाम इन्हिसार जो है विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर कर लिया। विद होल्डिंग का मतलब है कि आपको तनख्वाह मिली, वहाँ पे आपने टैक्स काट लिया। आपने किसी को सप्लाईज़ दी, किसी के साथ बिज़नेस किया, उसने आपका टैक्स काट लिया। इंपोर्ट आई, इंपोर्ट के ऊपर आपने, कस्टम ने, वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने आपका टैक्स विद होल्ड कर लिया। पूरी दुनिया में जो टैक्स की रेशो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज़्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, जैसे सेल्स टैक्स है। हम क्या करते हैं कि कुछ आइटम्स पे पैसे पहले एग्जम्पशन थी, उनके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। हमने बजाय डायरेक्ट टैक्स पे अपना इन्हिसार करने के, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार किया, और जितना डायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार किया उसका भी 80% के करीब हम विद होल्डिंग से जो है वो कलेक्ट करते हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो बेसिक फोकस है टैक्स पेयर के ऊपर और टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर, कि हमने नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर बढ़ाने हैं। हमने वो लोग जिनकी आमदनी काबिल टैक्स है उनको टैक्स लगाना है, जिसको हम अशराफिया आसान अल्फाज में बोलते हैं। हम उसको ना तो टैक्स नेट में ला सके ना टैक्स लगा सके। अच्छा चले, लोगों के लिए कुछ चीज़ें आसान कर देते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न जिन्हें हम कहते हैं, गोशवारे जमा कराना कहते हैं, किसने फाइल करनी है, कौन कौन इस ज़ुमरे में आता है? इसमें एक तो सबसे पहले जिस शख्स ने भी नेशनल टैक्स नंबर लिया है या टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराई है फॉर द एनी पर्पस, उसने को बिज़नेस करना था, उसने को जॉब करनी थी, उसने कोई एनटीएन नंबर, जिसको एनटीएन कहते हैं, अब वो एनटीएन तो ख़त्म हो गया। अब उसको कानून में टैक्स पे रजिस्ट्रेशन का नाम दिया गया। और जितने हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वही हमारा अब टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, हाँ, तमाम लोगों का जो इंडिविजुअल्स हैं। बेसिकली इसमें वो लोग जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है, काबिल टैक्स आमदनी जो कारोबारी लोग हैं उनकी 4 लाख रुपया है सालाना, और जो तनख्वाहदार हैं उनकी 6 लाख रुपया सालाना है। और इसके अलावा जिसकी 3 लाख से ज़्यादा आमदन होगी उसको अपना सालाना गोशवारा फ़ाइल करना है। फिर इसी तरह किसी के नाम पे अगर एक फ़्लैट है 500 स्क्वायर यार्ड का, और इसी तरह उसके नाम पे प्लॉट है कोई एक कनाल का, उसके नाम पे 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है, पिछले साल में उसने रिटर्न फाइल की है, काबिल टैक्स आमदनी है, कोई उसकी टैक्स की डिडक्शन हो गई है,
तो वो तमाम लोग, उनके लिए अपना इनकम टैक्स का गोशवारा किसी भी जगह वो रजिस्टर्ड हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कि ये लोग हैं जिन्हें अपने टैक्स गोशवारे जमा कराने हैं, अगर ये करा देते हैं तो इनको फ़ायदा क्या हासिल होगा? हाँ, अगर तो वो ड्यू डेट में अपना रिटर्न जमा कराते हैं, तो आज है जी। हाँ, आज फ़िलहाल लास्ट डेट है। इस पर भी आगे डिबेट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बताता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने पहले एक डिफरेंस होता था, हर बंदा पूछता था जी मैं फ़ाइल नहीं कर रहा और फलां बंदा फ़ाइल कर रहा है, तो मैं भी सेम, मुझे भी सेम टैक्सेशन और उसके लिए भी सेम टैक्सेशन है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ गवर्नमेंट ने एक फ़ाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। वो उसमें ये है कि जो फाइलर है उसके लिए टैक्स समझें 50% है, नॉन फाइलर के लिए डबल टैक्स है। आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं, उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए इनकम टैक्स लगता है, आप फाइलर हैं, और नॉन फाइलर के लिए वो 2 लाख है। इसी तरह आप कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस की करते हैं, उसके ऊपर अगर आपका 4.5% टैक्स कटना था तो वो 9% कटेगा। इंपोर्ट करते हैं, अगर आपका 5% टैक्स या 5.5% है, अगर नॉन फाइलर है, रिटर्न इनकम टैक्स का नहीं फाइल किया तो वो डबल हो जाएगा, 11% हो जाएगा 5.5 की बजाय। इसी तरह और बहुत सारे आपके जो शोबा जाता है जहाँ जहाँ टैक्सेशन आपको लगती है सैलरी के अलावा, सैलरी वालों के लिए नहीं है, सैलरी वालों का सेम रहता है, बाकी तमाम जगह पे वो आपकी टैक्स की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है। प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी है, वहाँ जब परचेज़ करेंगे तो 2% है, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर 7% है। फ़रोख्त करते हैं 2% है, नहीं फाइल करते तो 4% है। इसी तरह वेरियस जहाँ जहाँ टैक्स की ट्रांजैक्शन है वो डबल हो जाता है टैक्सेशन आपकी नॉन फाइलर के लिए। सही। तो इसी को ही अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो इसके नुकसानात जो हैं वो आपको वो टैक्सेशन डबल होगी, करके आपको बता दिया है। तो लास्ट डेट है आज जी। क्या आप लोगों ने हदफ मुकर्रर किया था, वहाँ तक पहुँचना एक चैलेंज तो है, जिस तरह आपने बताया कि अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना टैक्स पे नहीं करते हैं, सो किस तरह टारगेट अचीव किया जाएगा? एक्सटेंशन के इम्कानात हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि लास्ट ईयर जो की रिटर्न मैंने अभी आपको तादाद बताई, वो कंटिन्यूटी में हर जो इंक्रीज़ होती रहती है रिटर्न, वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब 2021 की चली गई। और कल तक जो हमारे पास इस साल की तादाद, जो मैंने FBR में मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 24 लाख प्लस है। तो जो लास्ट ईयर इनका 31 अक्टूबर तक था वो 26 लाख समथिंग रिटर्न थी, यानी 26.5 लाख के करीब थी। तो इस साल अभी कोई 2.5 लाख का डिफरेंस है, आज के दिन में कितनी हो जाएगी मेरा ख्याल है। और दूसरी वजह यह है कि इन्होंने जो रिटर्न का फार्म है उसमें 12 तब्दीलियाँ की हैं। एक इन्होंने लास्ट अभी जो ट्रेडर्स की रिटर्न है, छोटे रिटेलर्स की रिटर्न है, वो 23 अक्टूबर को उसको नोटिफाई किया है। तो उन लोगों के लिए 7 दिन में 8 दिन में अपने रिटर्न फाइल करना, बना के मुकम्मल करना एक मुश्किल काम है। फिर एक नया टैक्स डीमिंग इनकम का 7E इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेकेंट पड़ी हैं, यानी वो रेंट पे नहीं है, प्लॉट है जैसे वो ओपन पड़ा हुआ है, और आपकी 1 साल आपको एक घर और एक बिजनेस प्रेमिसेस एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा 2.5 करोड़ वैल्यू से ऊपर जितनी आपकी प्रॉपर्टी होगी उस पर इफ़ेक्टिव रेट के मुताबिक 1% आपको टैक्स लेना देंगे, यानी उसकी डीमिंग इनकम कंसिडर करके उसके ऊपर टैक्सेशन है बेसिकली। अच्छा, वो अब जब आप बनाते हैं तो एक लंबा काम है, उसके लिए आपको कम से कम एक रिटर्न के लिए 6 से 8 घंटे दरकार हैं। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें इन्होंने इस दफ़ा क्लब कर दी हैं, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि टेक्निकली इनको भी 1 माह, मिनिमम 1 माह की तादाद बढ़ानी चाहिए। खैर, हमने तो इनको एक टेक्निकली बात की है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने, कि जब आपकी रिटर्न ठीक हो जाए, आपके रिटर्न फॉर्म्स मुकम्मल हो जाएं, तो उसके बाद स्टैचुटरी टाइम है कानून में 90 दिन का, तो आप उसके बाद 90 दिन टैक्स पेयर को दें ताकि अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। और दूसरी बात यह है, देखें, रिटर्न फाइल एक ड्यू डेट तक करना ये एक मुश्किल काम नहीं है अगर आपका सिस्टम ठीक हो। ये 15 सितंबर तक तो FBR का सिस्टम ठीक नहीं था। ये जितनी रिटर्न्स फाइल हुई हैं ये तो 15 सितंबर से लेके अब तक फाइल हुई हैं, जब सिस्टम इन्होंने कोई इम्प्रूव किया थोड़ा सा। अभी भी उसी तरह प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत सारे इन्होंने प्री फिक्स्ड फार्म टैक्स पेयर की लाइबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि आज लास्ट डेट है, एक्सटेंशन हो सकती है नहीं, ये तो टाइम पे डिसाइड किया जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? देखें, टैक्स पेमेंट जो है और अपना टैक्स गोशवारा जमा कराना ये हमारी एक नेशनल ज़िम्मेदारी है। और बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, जो अशख़ास भी हम सब की टैक्सेबल आमदनी है, हमें अपना गोशवारा ज़रूर जमा कराना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कि उसमें कोई टैक्स का बेनिफिट है नहीं है। अगर हम टैक्सेबल आमदनी कमा रहे हैं तो हमें अपना गोशवारा ज़रूर जमा कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कतरे कतरे से ही हमेशा समंदर बनता है,
और हर शख्स को अपना जो हिस्से का टैक्स है वो ज़रूर अदा करना लाजमी चाहिए। जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और दूसरा आपके लिए आसानियाँ हैं, किसी तरह से मुश्किल नहीं है। और अगर आपको इस चीज़ में कुछ परेशानी है, कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी जगह मौजूद है, आप जाके इन डिटेल अपने वो जो इश्यूज़ हैं दूर कर सकते हैं। खैर, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं वो तो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं उन लोगों से जो कि अपनी फील्ड में माशाल्लाह से खूब महारत भी रखते हैं, कामयाबी भी हासिल करते हैं और इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत और लगन होती है। सो आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलो जी। टेनिस प्लेयर हैं हैदर अली रिजवान, जिन्होंने जी एशिया का नंबर 1 प्लेयर अंडर 16 होने का जो एजाज़ है अब से कुछ ही देर पहले हासिल किया। माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं, मुख्तलिफ मुकाबलों में सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुके हैं। सो इनकी ये कामयाबी का सफ़र जो कि हम दुआ गो हैं कि आगे भी इसी तरह से जारी रहे, कैसे इन्होंने अचीव किया, इन्हीं से जान लेते हैं। हैदर को अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हैदर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी कामयाबियों के सफ़र की तरफ तो आएंगे, टेनिस कैसे शौक़ पैदा हुआ खेलने का? टेनिस का शौक़ पहले मेरे फादर खेलते थे, तो उनको तो इतना फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं कैरी कर सके, तो वो अब वो ड्रीम हमारे में देखते हैं ताकि हम वो ड्रीम पूरा कर सकें। यानी फादर आपकी इंस्पिरेशन थे, उनको देख के आपको शौक़ हुआ। सो कब से स्टार्ट की खेलना? ये मैंने 8-9 ईयर्स की एज में स्टार्ट करी टेनिस। और सीखी भी फादर से? नहीं, वो कोचेज़ होते हैं उनमें टेनिस के, तो कोच से लेसन्स वगैरह होते हैं। यानी 8-9 साल की उम्र से आपने बाकायदा इसकी प्रैक्टिस शुरू कर जी। दी। मुश्किल है क्या आसान? नहीं, मुश्किल तो कोई चीज़ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो हर चीज़ आसान हो जाती है और उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उतना रिवॉर्ड मिलेगा उसका। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अब ये 8-9 साल का सफ़र किस तरह से स्टार्ट किया? बड़े यहाँ पे लोग शिकायत करते हैं जी हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम आगे किस तरह से जाएं? वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो कि खेलते तो हैं लेकिन उनको एक गाइडलाइन चाहिए, हम उनके साथ गाइडलाइन भी शेयर करेंगे ना। आपने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया, किस किस से मिले, कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, मेरा सारा सफ़र में मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने ये सारे फाइनेंशियल अपने सपोर्ट पे मुझे बाहर भेजा ताकि मैं पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूँ। और मेरी टेनिस फेडरेशन से, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन यही रिक्वेस्ट है कि ताकि वो जितने भी इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं उनको पता है कि ये अच्छे प्लेयर हैं, उन सबको वो सपोर्ट करें और स्पॉन्सर्स ढूंढ के दें, क्योंकि फेडरेशन का काम है कि वो स्पॉन्सर ढूंढ के दे और अपने जितने भी टॉप क्लास प्लेयर हैं उन सबको अकेडमी में ट्रेन करे ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तान में के लिए खेलें और इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कर सकें। ट्रेनिंग कितनी मैटर करती है? आपने कितनी ट्रेनिंग की, किस किस टाइम की, स्टडी डिस्टर्ब नहीं हुई? ट्रेनिंग देखें, अब ट्रेनिंग को आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मॉर्निंग में भी मैं 2 to 3 आवर्स करनी पड़ती है। फिर आपने तो प्रॉपर घर में सेटअप रखा होगा ना आपने? नहीं, घर में नहीं है, लेकिन जाते हैं उधर क्लब जाते हैं, पार्क होते हैं, वहाँ पे रनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद इवनिंग में जिम वगैरह करते हैं और फिर दोपहर में जितना भी टाइम होता है सारा स्टडीज़ वगैरह कवर करते हैं। अच्छा, अपने आप को फिट करना, आपने कहा रनिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, फिर आपको अपने ऊपर भी काम बहुत करना पड़ता है। अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? जी यही बताया कि मॉर्निंग में भी 3-2 आवर्स करता हूँ और मतलब इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह होती है जो कोच वगैरह कराते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो करवाते हैं, ताकि टेनिस की हर जिम से हट के भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं जिससे आप काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्ड करते हैं मसल्स वगैरह। कुछ डाइट कॉन्शियस भी रहना पड़ता है, अपनी डाइट का भी ख्याल? जी बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा फिटनेस कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा कुछ मैटर नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली बच्चे चाहते हैं कि हर वो चीज़ खाई जाए, तो आप तो बड़ा फिर कॉन्शियस हो जाते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो बिल्कुल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता ये चीज़। फिर आप चीज़ों को बैलेंस रख के चल सकते हैं। सो ये जो 24 अक्टूबर को माशाल्लाह से आपने टाइटल अपने नाम किया और बहुत ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कुछ इस मुकाबले के बारे में बताइएगा। जब उतरते हैं मैदान में तो प्रेशर तो होता होगा? जी बिल्कुल, प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जिस तरह ही आप स्टार्ट करते हैं आप में कॉन्फिडेंस होता है, जितनी आपने मेहनत की होती है हेल्दी रख सकती है, क्योंकि स्टडीज़ भी साथ करें लेकिन दोनों को मेंटेन करें ताकि आप कुछ अच्छा बॉडी अपनी अच्छी रख सकें और फ्यूचर के लिए भी आपको काम। एक्टिव भी आप रहते हैं, आप अच्छा जो है परफॉर्म भी कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर सकते हैं। अगर आप मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, मुश्किल भी कुछ नहीं होता, बस आपकी चाहत होती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच हैदर, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम अभी आपको बता देते हैं आज मौसम की सूरत हाल बताइए। और वाकई ऐसा है जी, ये जो
आजकल देख रहे हैं किसी का गला ख़राब हो रहा है और बुखार हो रहा है, ये अब अभी खुश्क सर्दी है, स्टार्ट है, तो ये स्टार्टिंग चेंजिंग वेदर जो है ये सब के लिए जी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। स्मोक के असरात से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बाहर तो निकलना है, आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें, बच्चों को ख़ास तौर पे बाहर ना ज़्यादा लेके निकलें तो बेहतर होगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक और अब सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा पहला सेगमेंट है टुडेज हेल्दी टिप। अच्छा जी, हेल्दी टिप में आज हमने आपको बताने हैं आज का टोटका इंजीर का इस्तेमाल। मौसम भी चेंज हो रहा है, आप ड्राई फ्रूट का मौसम जिसे कहा जाता है लोग बहुत पसंद भी करते हैं। सो इंजीर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी खासियत रखी है, कहने को तो ये सिर्फ एक इंजीर है, एक ड्राई फ्रूट है, लेकिन कैंसर से ये आपको बचाती है, फिर आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है और जिन लोगों को स्टमक का इशू रहता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जी। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, खून को साफ़ करती है, सेकेंडरी शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। अगर आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीका है, रात को पानी में अगर भिगो के रख देंगे 2 या 3 इंजीर, सुबह उठ के आप निहार में वो पानी भी पी लें, इंजीर भी खा लें, आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको तमाम जहरीले मवाद जो हैं जिससे आपके जिस्म को ये पाक कर देती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो हर एज ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए और फील कीजिए कि आपको इसका फ़ायदा किस तरह से होता है। सो आगे बढ़ेंगे और जुहेब की तरफ जाएंगे जो कि आज का हमें जिम का सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, बताएंगे कि आज की एक्सरसाइज क्या है। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुहेब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ हैं जवाद असिस्ट करने के लिए हमेशा की तरह। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने हिप्स, अपने ग्लूट्स को कैसे कम किया जाए। ख़ास तौर पे लेडीज़ इसकी वजह बड़ी परेशान रहती हैं क्या, बिकॉज उनका फैट स्टोरेज एरिया भी लोअर बॉडी होता है मोस्टली। तो अब हमने किसको कैसे कम करना है, डाइट क्या होगी, इन सब पे बात करेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, 3 से 4 आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपना टारगेट अचीव कर सकोगे। बस 3 से 4 एक्सरसाइज हैं, उसको लाजमी फॉलो करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट वार्म अप से। ओके, 1 2 3 एंड गो। आपने जो भी आज का वर्कआउट होगा उसको आपने एटलीस्ट 1 मंथ रिपीट करना है ऑल्टरनेट डेज पे। उसके बाद हमें फीडबैक लाजमी दें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उसको आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे हम। 5 4 3 2 एंड 1। हाई नी 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6। अच्छा, ऐसा सब बताता चलूँ कि वो लोग जो बहुत मोटे हैं और थक गए, वेट कम नहीं हो रहा उनका, वो लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा करें, बिकॉज बड़े मसल को ट्रेंड करने से ज़्यादा कैलोरीज एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप बड़े मसल को ट्रेंड करें तो आप अल्टीमेटली ज़्यादा वेट लॉस करोगे और जल्दी करोगे। डन। ओके, स्टार्ट करेंगे सिंपल स्क्वाट्स से। स्क्वाट्स करेंगे विद जंप करेंगे, लेकिन शाबाश, गुड। अब इसके अंदर जो मसल यूज़ हो रहा है हमारा क्वाड्स है, फ्रंट मसल ऑफ लेग, और उसके अलावा ग्लूट्स, हिप्स मसल यूज़ कर रहे हैं हम। शाबाश। लेकिन अगर जिन लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, खासतौर पे नीज का, तो वो जंप नहीं करेंगे, वो सिंपल स्क्वाट्स करेंगे। सिंपल स्क्वाट्स भी करके दिखाएं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। इसके 3 सेट्स करोगे। स्टार्ट में आप 10 रैप्स के 3 सेट्स करोगे, उसके बाद आप 15 रैप्स पे जाओगे, फिर आप 20 रैप्स पे जाओगे और कोशिश करें कि आस्ते आस्ते रेस्टिंग टाइम 2 सेट्स के दौरान आप कम करते जाओगे। ओके, फाइन। ओके, थोड़ा सा मार्च करें, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को और बेहतर करें। शाबाश बॉय। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस। ठीक है, अब लंजेस 2 तरह के होते हैं, कि सिंपल लंजेस और दूसरा हम जो ग्लूट्स के लिए करेंगे वो थोड़ा लॉन्ग स्ट्राइड लेंगे, लंबा स्टेप लेंगे और फिर नीचे जाएंगे। उसमें क्या होगा, हमारे ग्लूट्स की, हिप्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, कम ऑन, लॉन्ग स्ट्राइड, वेरी गुड, शाबाश। सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जब आपने स्टेप फॉरवर्ड किया नीचे के, दैट्स इट, रैप कंप्लीट हो गया। इसको नीचे जाके आपको बार बार पुश करने की जरूरत नहीं है। इस तरह करने से आपने मसल को भी रप्चर करते हो, बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो, आपको इंजरी हो सकती है। शाबाश। 10 रैप्स करेंगे इसको। बैक नी बेंड, क्लोज टू द फ्लोर, पोस्चर अपराइट, बैक स्ट्रेट। बेसिक्स आपने अपने नहीं छोड़नी, इंजरीज का खास ख्याल रखना कि इंजरी ना बॉडी को हो। शाबाश।
हम ग्लूट्स को ट्रेन करें यहाँ पे। और अगर मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊँ, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स कहता हूँ कि यार स्क्वाट्स के 9 सेट्स लगाने हैं, 12 सेट्स लगाने हैं, तब भी ग्लूट्स ही यूज़ होगा, ग्लूट्स का प्रॉपरली हिप्स का वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है। ज़ुहैब थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे, इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।